हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज से छत्तीसगढ़ के भूगोल की एक श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। ये श्रृंखला आगामी आपके पीएससी व्यापम के सारे एग्जाम में यूजफुल रहेगा। आज की जो ये सेशन रहेगी, आज का ये जो क्लास रहेगा, बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे, इसका इतिहास समझेंगे, भूगोल का इतिहास कैसा था। तो विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप कैसा था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भूगोल एक विषय के रूप में अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे पहले परिचय देखते हैं। भूगोल एक प्राचीनतम भूविज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। वैज्ञानिक का नाम क्या है? इरेटास्थनीज। ठीक है। इरेटास्थनीज कौन है, उसको उनके बारे में अगर हम लोग जाने तो ये जो व्यक्ति हैं, इनको भूगोल के हम लोग भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग या फिर जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग जो है इन्होंने किया था। एर्थोस्थनीज या फिर एर्टास्थनीज यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। वह सीखने का एक आदमी था जो अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय में मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष बन गया। उन्होंने भूगोल के अनुशासन का आविष्कार किया, जिसमें आज प्रयोग की जाने वाली शब्दावली भी शामिल है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द? जियोग्राफिका लैटिन शब्द है, इसलिए इसको व्यवस्थित भूगोल का भी जनक कहते हैं। इन्होंने भूभौतिकी या जिसको जियोडसी भी कहा जाता है उसका जन्म दिया। ठीक है। वह धरती की परिधि की गणना करने वाले पहले व्यक्ति होने के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। जो उन्होंने मध्य सूर्य के सूर्य की ऊंचाई को दो स्थानों पर ज्ञात उत्तर एवं दक्षिण दूरी से अलग करते हुए किया। उनकी गणना उल्लेखनीय रूप से सटीक थी। वह पृथ्वी की धुरी की झुकाव की गणना करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। इसके अतिरिक्त उसने पृथ्वी से सूर्य की सटीक दूरी की गणना की हो और लीप दिन का आविष्कार किया हो। उन्होंने अपने युग के उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान के आधार पर समानांतर और मेरिडियनों को शामिल करने हेतु दुनिया का पहला नक्शा भी बनाया था। और ये जो घटना है, याद रखिएगा, ये बीसी की घटना है। ठीक है। 276 बीसी में इनका जन्म हुआ और 194 बीसी में लगभग 82 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात ईसा के जन्म से लगभग 200 साल पहले ही इन्होंने अपना ये जो खोज है, ये सारा चीज इन्होंने कर लिया था। तो भूगोल का जनक अगर हम लोग बोलें तो कौन है? यूनानी विद्वान इरेटास्थनीज। ठीक है, जिन्होंने पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अतः भूगोल या फिर ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो पृथ्वी के धरातलीय सतहों का वर्णन करता है वही क्या कहलाता है? जियोग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के धरातीय सतहों का क्या वो करता है? वो वर्णन करता है। दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतरक्रियाओं और इन अंतरक्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। अब देखिए, भूगोल जो है ये जब स्टार्टिंग हुआ था, इसका पहला फेस में प्रारंभिक जो विद्वान थे वो वर्णनात्मक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है। वो वर्णन करते थे। वर्णनात्मक मतलब किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते थे, ये कैसा होता है, ये कैसा हुआ होगा, उसको वर्णन करते थे। बाद में इसके बाद जो विद्वान आए वो भूगोल को विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित किए, अर्थात किसी भी चीज का एनालिसिस करके। और आज यह विषय क्या हो गया है? तो आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। और हमको पता चल जाती है कि 4 दिन बाद कहाँ सुनामी आएगी, कहाँ तूफान आएगा। ये सारी चीजें भूगोल के अध्ययन से ही संभव है। दैनिक जीवन में भूगोल पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक तत्वों जैसे पर्वतों, नदियों, झीलों और सांस्कृतिक तत्वों जैसे भवनों, सड़कों, फसलों आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय वृक्षों की संख्या व प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। यह सब पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं उसकी लगातार अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप हो रहा है। भूगोल जो है वो इस प्रकार की प्रतिरूपों का ही अध्ययन करता है। भूगोल को प्रायः मानचित्र निर्माण और अध्ययन की कला के रूप में जाना जाता है। मानचित्र हमें रेखा चित्रों की अपेक्षा पृथ्वी के धरातल का अधिक सही और सुस्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग कुछ चीजें बेसिक समझते हैं, जैसे कि भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो भूगोल के विकास में कुल 4 चरण मिलते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है पूर्व आधुनिक काल, तीसरा है आधुनिक काल
और चौथा है नवीन काल। इन 4 कालों के माध्यम से ही भूगोल का विकास हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल का। प्राचीन काल होता क्या है? जब भूगोल का आविष्कार हो रहा था एक विषय के रूप में, तो इस काल के जो विद्वान हैं वो मानचित्र निर्माण और खगोलीय मापों द्वारा पृथ्वी के भौतिक तथ्यों को समझते थे। भूगोल में आरंभिक विद्वान जो हैं उनको देने का जो श्रेय जाता है वो पूरा का पूरा जाता है यूनान को। वर्तमान हम लोग ग्रीस बोल सकते हैं, तत्कालीन आपका क्या यूनान था। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से आदमी मिलेंगे तो आपको मिलेंगे होमर, हेरोडोट्स, थेल्स, अरस्तु, इरिस्टोस्थनीज। ठीक है, जो इरिस्टोस्थनीज हैं इन्हें ही भूगोल का जनक मानते हैं। इसके अलावा थेल्स हैं जिन्होंने गणित में भी प्रमेय दिया। हेरोडोटस जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोट्स। ठीक है, एरिस्टोटल फिलोसॉफी वाले, अरस्तु। ठीक है, इसके अलावा होमर। ये सब क्या है? प्राचीन भूगोलवेत्ता हैं। होमर, हेरोडोट्स, थेल्स, अरस्तु और इरिस्टोस्थनीज। क्लियर है? तो प्राचीन काल में भूगोल के जो एक विषय है इसको मानचित्र निर्माण या खगोलीय माप का ज्ञान देने का श्रेय जो जाता है वो यूनान के विद्वानों को जाता है, जिसमें होमर आते हैं, हेरोडोट्स आते हैं, थेल्स, एरिस्टोटल या अरस्तु जिनको कहा जाता है, और इरिस्टोस्थनीज। ठीक है, इसके बाद प्राचीन काल के बाद अगला आता है हमारा जो सेकंड स्टेज है वो है पूर्व आधुनिक काल। आधुनिक काल से पहले का काल। ये जो काल है ये 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल है, जिसमें विश्व की भौतिक प्रकृति के बारे में वृहद ज्ञान प्रदान करता है। इस काल में विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया और नवीन स्थलों की खोज की, जिसके फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। ध्यान दीजिएगा, 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में आपके क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ, जिसके कारण नवीन मार्गों की खोज होनी प्रारंभ हुई, समुद्री मार्गों की, और जिसमें आपको नाम मिलता है क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलेन और थॉमस कुक। ये सारे जितने आपको नाम दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं? यूरोपीय हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, इसके अलावा मैगलेन और थॉमस कुक, ये सब जो है ये मानचित्र कला के विकास में इन्होंने योगदान दिया और नवीन स्थलों की क्या की? खोज की, जिसके माध्यम से भूगोल को समझना, भूमि को समझना और आसान हो गया। पूर्व आधुनिक काल के बाद अगला जो काल आता है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल याद रखिएगा, पूर्व आधुनिक काल के बाद लगभग 19वीं शताब्दी में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का काल आधुनिक भूगोल का काल माना जाता है। उत्तरार्ध का मतलब होता है 19वीं 1850 के बाद का काल। ठीक है, यही बोला जा रहा है। इसमें दो नाम मिलते हैं, रीटर और हम्बोल्ट। ठीक है, रीटर और हम्बोल्ट जो है इनका उल्लेख बहुधा आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है। तो अगर आपको कभी पूछे आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन है, तो कौन है? रीटर और हम्बोल्ट हैं। इसके बाद आता है नवीन काल। नवीन काल जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल है, अर्थात 1950 के बाद का काल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय नवीन काल माना जाता है, और हार्टसान ने भूगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, और ये कौन है? हार्टसान है। तो इस प्रकार से भूगोल का एक ब्रीफ हम लोगों ने इतिहास समझा। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, भूगोल की शाखाओं के बारे में समझते हैं। तो बेसिकली भूगोल को 3 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल और तीसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? तो इसमें पढ़ा जाता है खगोलीय भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल और जैव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत याद रखिएगा मानव विज्ञान भूगोल, जिसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं, जननांकिकी या जनसंख्या जिसमें अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल। इसके अलावा प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत प्रदेशों का सीमांकन और उसकी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से भूगोल को पढ़ा जाता है। ये कंप्लीट आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको मैं बता रहा हूं कि भूगोल की ऐसी ऐसी शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये एक भूगोल सब्जेक्ट के बारे में एक सामान्य सा परिचय था। अब कुछ सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में हमको जानना क्या है? पहला चीज तो इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। ये सबको पता होगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये पीएससी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से लेकर 2002 तक थी। और छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है? सन 2000 में हुआ है। इसलिए
छत्तीसगढ़ का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। स्थापना की अगर तिथि देखा जाए तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ। किस अधिनियम से इसकी स्थापना की गई? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया। इसका मातृ राज्य कौन सा है या फिर जो मदर स्टेट है वो कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया था। मध्य प्रदेश याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ अविभाजित था तो वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। वो मध्य प्रदेश जो है उसका निर्माण किया गया था 1 नवंबर सन 1956 में। ठीक है, राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया तो 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश बनाया गया। इससे पहले ये जो क्षेत्र था वो मध्य प्रांत एवं बरार कहलाता था। ठीक है, कितने वर्षों बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ? मातृ राज्य से पृथक कितने वर्षों बाद हुआ? तो 44 वर्षों के बाद। ठीक है, और भारत संघ में इसका जो छत्तीसगढ़ का राज्यों का क्रम है वो कौन से क्रम का है? तो 26वें क्रम का राज्य है भारत में। अब 26 क्रम कौन कौन से हैं थोड़ा उसको देख लेते हैं मैप के माध्यम से। देखिए, ये जो है अखंड भारत है, इसमें आप ध्यान देंगे तो अभी आपका जो राज्य हो गया है वो कुछ इस प्रकार हो गया है। आप अगर इसको समझें तो ये है आपका क्या, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और ये है आपका लद्दाख। ठीक है, तो इसमें 26वां राज्य कौन सा बना? 26वां बना है हमारा छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर सन 2000 को बना। 27वां राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, जो 9 नवंबर 2000 को बना, अर्थात 8 दिन बाद। 28वां राज्य बना आपका झारखंड, जो उसके 6 दिन बाद अर्थात 15 नवंबर 2000 को बना। और 29वां राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक है, मैप में इसको और डिटेल में समझेंगे तो पहले क्रम याद रख लेते हैं। छौझा करके याद रख सकते हैं आप, छ उ झा या सी यू जे, कुछ भी। सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड, जे से झारखंड। ठीक है, कंफ्यूजन इन तीनों में होता है क्योंकि तीनों ही नवंबर 2000 को बने हैं। एक नवंबर, एक 9 और एक 15 को। ठीक है, अब जो क्रम है उसके हिसाब से 26वां कौन सा है? ये है 26वां। ठीक है, 27वां की अगर बात करें, 27वां आपका बना है उत्तराखंड, 28वां बना है झारखंड, और 29वां जो राज्य है वो बना है आपका कौन सा? तेलंगाना। डेट और क्रम आपको पता चल गया। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आशा है कि छत्तीसगढ़ का ये जो सामान्य परिचय है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, मानचित्र के बारे में सबसे पहला चीज, प्रथम मानचित्र का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई? तो ये सबसे पहला जो मानचित्र है ये 1905 में तब हुआ जब बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, किसका विभाजन हुआ? बंगाल का विभाजन। हम लोग इस सब को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक सामान्य सा परिचय है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो प्रथम मानचित्र का निर्माण हुआ। 1905 से पहले इसकी आकृति कुछ इस प्रकार हुआ करती थी, जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तब यहां से 5 रियासत, छत्तीसगढ़ से यहां इस वाले क्षेत्र से 5 रियासत को उड़ीसा, बंगाल, बिहार प्रांत में दे दिया गया, और बंगाल बिहार प्रांत से 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, जिसमें से उदयपुर, सरगुजा, कोरिया, चांग बखार और जसपुर, ये पांचों थे। ठीक है, तो ये 5 रियासत जो है यहां शामिल किया गया। तो लगभग इस प्रकार का नक्शा जो है वो रेडी हुआ लगभग 1905 के काल में। छत्तीसगढ़ का मानचित्र का जो स्वरूप है वो कैसे दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स, जिसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। याद रखिएगा, हिप्पोकैम्पस, ना कि हिप्पोपोटेमस। ये आपका हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, तो इसके समान ये दिखाई देता है। ठीक है, आप याद रखिएगा ये जो है ये हिप्पोपोटेमस है, जिसको दरियाई घोड़ा बोला जाता है। तो इसके समान नहीं दिखाई देता, इसके समान दिखाई देता है। तो ये दिमाग में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का मानचित्र किसके समान दिखाई देता है? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, यह समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा नहीं है, इंग्लिश नाम हिप्पोकैम्पस। अब कैंपस को कैसे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ हमारा कैंपस है, या सी से कैंपस, सी से छत्तीसगढ़, पी से छत्तीसगढ़ नहीं होता, सी से होता है, तो हिप्पोकैम्पस होगा। ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ की जो प्रजाति है, मानव प्रजाति, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, अब मानव प्रजाति के मैं बारे में बता दूं कि 4 प्रकार की मानव प्रजाति पाई जाती है वर्ल्ड में। एक होती है नेग्राइड, दूसरा होता है प्रोटो ऑस्ट्राइड, तीसरा होता है मंगोलाइड, और चौथा होता है कॉकासॉइड। ठीक है, कॉकासाइड जो भी बोल सकते हैं आप। तो निग्राइड वाले जो रहेंगे ये, इनका कलर सांवला रहता है, मंगोलाइड के आंखें चपटी रहती है, और कैस्ट्रोसाइड वाले जो रहेंगे ये गोरे रहेंगे, बाल सफेद रहेगा, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये जो प्रजाति है ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। ठीक है, बात करें छत्तीसगढ़ में प्रमुख धर्म की, तो यहाँ प्रमुख धर्म है हिंदू धर्म।
लगभग यहाँ की कुल आबादी का 98.68% जो है वो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ की राजभाषा की अगर बात करें तो राजभाषा है या राजबोली है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, राजभाखा या राजभाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, जो 28 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में अब लोग हम लोग समझते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बारे में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो याद रखिएगा, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको आंसर लेके चलिएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में ये आंसर आपका ट्रेंड करता है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ऐसा ही याद रखिएगा, कुल क्षेत्रफल 1,35,192 या फिर ना दे तो 1,35,194। ठीक, अब ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का कितना परसेंट अलग हुआ? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का लगभग 30.47% जो है वो छत्तीसगढ़ बना है। ठीक, भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल? तो याद रखिएगा 4.11% भारत के कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का प्रतिशत है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार में जो छत्तीसगढ़ का स्थान है वो 9वां स्थान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद इसका विभाजन हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इसलिए इसका स्थान जो है वो 9वां हो गया। ठीक, विश्व में समान क्षेत्रफल वाला छत्तीसगढ़ के समान जो देश है वो कौन सा है? तो वो है यूनान या ग्रीस, जहां के हमारे भूगोल वेदताओं के बारे में मैं आपको उल्लेख कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो जो चीज हम लोग देखे हैं ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीस है आपका, यहाँ पे छोटा सा आपको दिखाई देगा। देखिए मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत था? तो ये आपका कुल मध्य प्रदेश मान के चलते हैं 100% है, ये 100% है। तो इस 100% का ये छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन अगर हम लोग निकाल के इधर करते हैं तो ये पोर्शन मध्य प्रदेश का कितना था? 30.47%। इस मध्य प्रदेश से यहाँ छत्तीसगढ़ हट गया तो मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल अलग हुआ? 30.47%। ठीक है, वही बात करें अगर भारत की, तो भारत का याद रखिएगा 4.11, ये 100% है तो उस 100% क्षेत्रफल में 4.11% जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ का है। अब क्रम हम लोग देखे हैं, छत्तीसगढ़ का क्रम 90वें नंबर पे है, तो टॉप 10 में कौन कौन से राज्य आते हैं थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से आपको, जैसे बड़ा समझिएगा, बड़ा राज्य, बड़ा राज्य से याद रखिएगा, राज से स्टार्ट कीजिएगा, ऐसा करके ये बड़ा का निशान है, बड़ा है। तो पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, ये बना लीजिएगा राज से। ठीक है, ये क्रम ऐसा ही जाएगा, ये 1, 2 और 1, 3। उसके बाद जाएंगे आप उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जाएंगे कहां? गुजरात, ये क्रम रहेगा। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। उसके बाद कर्नाटक से पकड़िएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से जाइएगा आप उड़ीसा। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, ये तीनों नाम हो गए। उड़ीसा से चले जाइएगा छत्तीसगढ़ और लास्ट में आ जाइएगा तमिलनाडु। अब ये क्रम जो है मैं इसको मैप एनिमेशन से थोड़ा और बता दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। पहला है आपका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवां गुजरात, छठवां कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां छत्तीसगढ़ और 10वां है तमिलनाडु। मैप में अगर देखें जो मैं चीज बताया, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे में मध्य प्रदेश और तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश, पांचवां गुजरात, छठवें में अगर देखें तो कर्नाटक से ऐसे ऊपर लेके जाना है, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और 9वें नंबर में पहुंच जाएंगे हम लोग छत्तीसगढ़, और 10वें में पहुंचेंगे तमिलनाडु। इसके समान क्षेत्रफल वाला जो देश था वो ये है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस आप देखेंगे तो यूरोप में एक देश है, यूनान या ग्रीस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस ग्रीस में आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्षेत्र कलरफुल, ये ग्रीस है और ये छत्तीसगढ़ के समान है। इसका जो क्षेत्रफल है, इस पूरे देश का क्षेत्रफल हमारे राज्य के समान है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की, तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या जो है जनगणना 2011 के अनुसार है, ये कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 2,55,45,198 है। 2,55,45,198, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या कब कितनी थी उस समय? तो 1,21 करोड़ या 121 करोड़ जिसको कहा जाता है। भारत की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है छत्तीसगढ़ में? तो 2.11%। क्षेत्रफल का अगर बोला जाए तो 4.11 है, लेकिन जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% ही छत्तीसगढ़ में निवास करता है। जनसंख्या के आधार पर देश में इसका स्थान क्या है? तो याद रखिएगा 16वें क्रम का स्थान है छत्तीसगढ़ का। आशा है कि ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगली क्लास में हम लोग सामान्य परिचय में राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।